हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्टार्ट करेंगे। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोगों का चैप्टर है, अगर हायर क्लासेस में जाओगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरी एक बुक भी होती है। तो आप सोच सकते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितना वास्ट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ये आपके लेवल से लेके आपके ये हायर लेवल में भी होता है, इवन BSc MSc लेवल में भी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है इससे रिलेटेड जो वीडियोस है उसको डिफरेंट पार्ट्स में बनाएंगे, डिफरेंट पार्ट्स में। तो आपको मैं एक रफ पहले आइडिया दे दूं कि हम लोग इस जो आपका यूनिट है या चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको किस किस पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन कि व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो हम एक पूरा वीडियो डेडिकेटेड करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, ठीक है, डेफिनेशंस पे कंसंट्रेट करेंगे। ओके, फिर जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे इसके अंदर काफी टर्मिनोलॉजीज आती हैं। जैसे इसके अंदर आप जब देखोगे आगे तो इसके अंदर टर्म्स यूज होता है लीगेंड। तो हम एक टोटल वीडियो लीगेंड को कवर करेंगे, लीगेंड भी काफी लंबा है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इनका नॉमेनक्लेचर भी होता है। तो हम एक पूरा वीडियो डेडिकेटेड करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। फिर ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है इससे रिलेटेड काफी थ्योरीज हैं, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके बाद हम जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इनके अंदर हम आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ये बहुत आइसोमेरिज्म दिखाता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, स्ट्रक्चरल, बहुत आइसोमेरिज्म होती है। और लास्ट टॉपिक को हम एंड करेंगे तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि कितना वास्ट है, कितना बड़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम लोग लास्ट, ठीक है, वीडियो बनाएंगे, वो बनाएंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नॉर्मली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है इनको बहुत स्टेबल सपोज किया जाता है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दैट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया कि अगर आपको एक बहुत अच्छी कमांड चाहिए, एक बहुत अच्छी कमांड चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो आपको इन सब टॉपिक्स को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा और अपने आप भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं एडिशन कंपाउंड से। तो हम लोग किस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं? एडिशन कंपाउंड। देखो नाम सजेस्ट कर रहा है एडिशन कंपाउंड। अगर मैं जस्ट कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड क्या होता है? जो एलिमेंट से मिलकर बनता है, यानी अगर एलिमेंट आपस में कंबाइन हो गए तो जो बनेगा दैट इज कंपाउंड। जैसे NH3 अमोनिया इज अ कंपाउंड जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से कंबाइन होकर बना है, ठीक है। CuSO4 कॉपर सल्फेट इज अ कंपाउंड जो कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बना है। तो जो कंपाउंड्स होते हैं वो एलिमेंट से कंबाइन होकर बनते हैं एक फिक्स्ड स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में। ओके, अब आते हैं हमारे मेन चीज एडिशन कंपाउंड्स। तो कभी कभी जो ये स्टेबल कंपाउंड होते हैं ना, स्टेबल कंपाउंड, ये भी आपस में कंबाइन होते हैं। यानी अभी तक एलिमेंट कंबाइन होके कंपाउंड बना रहे थे, लेकिन अब क्या है, कंपाउंड ही आपस में एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होके एक न्यू कंपाउंड बनाएंगे। दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एडिशन कंपाउंड। सो व्हाट आर एडिशन कंपाउंड्स? Addition compounds are those compound in which two or more than two stable compound combine in a fixed stoichiometric ratio to form a new compound called addition compound. तो अब मैं एडिशन कंपाउंड्स के आपको 3-4 एग्जांपल्स दिखाता हूं। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट एग्जांपल जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फर्स्ट एग्जांपल लिया है, वो फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों का क्या है? वो फर्स्ट एग्जांपल है K2SO4.Al2SO4 का O3 Al2SO4 का O3.24H2। तो दिस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं पोटास एलम। नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। दिस इज नोन एज पोटास एलम। फिट करेंगे, ये फिट करेंगे। अब ये जो पोटास एलम है ये अपने में एक अच्छा स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है, अच्छा कंपाउंड है। अब ये कैसे बना? तो हमने K2SO4 लिया, पोटेशियम सल्फेट, इसका एक मॉलिक्यूल लिया 1 मोल। हमने Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट का भी एक मॉलिक्यूल लिया और उसके साथ हमने 24H2 लिया। तो देखो हमने यहां पर 3 कंपाउंड्स लिए, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और वाटर, और इनको हमने 1:1:24 में लिया। 1:1:24 में लिया। तो इससे जो नया कंपाउंड हमारा फॉर्म हुआ वो फॉर्म हुआ कौन?
K2SO4.Al2SO4.24H2O, but this compound is known as potass alum and potass alum is an addition compound. क्यों? क्योंकि ये आपका 1, 2, 3 ये 3 स्टेबल कंपाउंड से मिलकर एक नया एडिशन कंपाउंड बना है। ओके, चलो फिर एक एग्जांपल और देखते हैं आप लोग। तो जो नेक्स्ट है FeSO4 फेरस सल्फेट, ये भी एक अच्छा 3 का कंपाउंड है। नेक्स्ट अमोनियम सल्फेट, ये भी एक कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड है। नेक्स्ट H2O, लेकिन इस बार H2O में 6 लिए हैं। तो इस बार हम लोगों ने 3 कंपाउंड्स लिए, FeSO4, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल 2 SO4 और 6H2, और इन तीनों को कंबाइन कर दिया। और कंबाइन करने के बाद जो चीज बनेगी दैट इज कॉल्ड, इसे कहते हैं मोहर सॉल्ट। क्या कहते हैं? मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट। ओके, टाइट्रेशन में काम आता है, बाद में देखेंगे आप लोग टाइट्रेशन क्या होता है। ओके, नाउ मूव टू अदर टॉपिक। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल हमने लिया है AgCN, सिल्वर साइनाइड, ठीक है। नेक्स्ट KCN, ये दोनों भी स्टेबल कंपाउंड है। इन दोनों को हम लोगों ने 1:1 में लिया, इससे एक ये न्यू बन गया, ये भी क्या है? ये भी एक एडिशन कंपाउंड है। ओके, अभी हम बताएंगे इसको, आपको थोड़ा दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा होगा। इसको हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। नेक्स्ट लास्ट में भी देखो, लास्ट का एग्जांपल क्या है? कॉपर सल्फेट, CuSO4, इसका 1 मॉलिक्यूल, अमोनिया इसके 4 मॉलिक्यूल। तो हमने कॉपर सल्फेट और अमोनिया को 1:4 में लिया और उससे एक न्यू कंपाउंड बन गया। उससे क्या बना? न्यू कंपाउंड बना। तो ये जो न्यू कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड एडिशन कंपाउंड। क्यों? क्योंकि कंपाउंड के एडिशन से, कंपाउंड के एडिशन से। तो एडिशन कंपाउंड में तो आपको डाउट नहीं होगा। अब हम थोड़ा टॉपिक को आगे रन करते हैं। अब आप देखिए, अब आता है मेन चीज। अब मेन ये है कि हम लोग जो ये एडिशन कंपाउंड है, इनको हम 2 कैटेगरीज में, इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट वन होता है दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। फर्स्ट वन होता है डबल सॉल्ट, ओके। और जो नेक्स्ट वन होता है वही हमारा पूरा एक चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, फर्स्ट वन डबल सॉल्ट एंड सेकंड वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो स्टार्ट करते हैं डबल सॉल्ट से। तो डबल सॉल्ट, ध्यान से सुनिएगा, डबल सॉल्ट वो एडिशन कंपाउंड्स होते हैं which are stable in solid state, which retain their identity in solid state। तो सॉलिड फेज में या सॉलिड स्टेट में तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, हर आयन इंटैक्ट रहता है, ठीक है, ओके। लेकिन जैसे ही उसको आप किसी डिसॉल्व मीडियम में डालोगे, किसी सॉल्वेंट में डालोगे, वाटर है या कोई अदर सॉल्वेंट है, तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज करेंगे। यानी सॉलिड स्टेट में तो वो स्टेबल है, लेकिन जैसे ही उसको हमने सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया तो वो जितने भी उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट आयन हैं सब आयन सेपरेट हो जाएंगे, एग्जाम्पल है डबल सॉल्ट का, जैसे पोटास एलम है, फिट करिए, ओके। तो पोटास एलम का फॉर्मूला क्या है? पोटास एलम का फॉर्मूला है K2SO4.Al2SO4 का होल 3, ठीक है, .24H2। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट को सॉलिड स्टेट में स्टेबल है, लेकिन जैसे ही इसको हम एक्वस मीडियम, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसके अंदर जितने आयंस हैं, कौन सा आयंस है? K पॉजिटिव डिफरेंट अलग हो जाएगा, SO4 नेगेटिव डिफरेंट हो जाएगा, Al3 पॉजिटिव आयन भी सेपरेट हो जाएगा और H2 तो H2 है। तो जैसे ही हमने पोटास एलम को एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किया तो सॉल्यूशंस के अंदर आपको K पॉजिटिव आयन फ्री स्टेट में मिलेगा, आपको सल्फेट आयन फ्री स्टेट में मिलेगा, आपको Al3 पॉजिटिव आयन भी फ्री स्टेट में मिलेगा। अब हमको कैसे पता फ्री स्टेट में मिलेंगे? इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जब हमने पोटास एलम को सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया तो हम लोगों ने इसका किया क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, हमने सॉल्ट एनालिसिस किया। तो जैसे ही हमने पोटास एलम को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो हमने टेस्ट किया, तो इसने पॉजिटिव टेस्ट दिखाया K पॉजिटिव आयन के लिए, इसने पॉजिटिव टेस्ट दिखाया Al3 पॉजिटिव आयन के लिए, इसने पॉजिटिव टेस्ट दिखाया SO4 नेगेटिव आयन के लिए। तो कंफर्म हो गया
कि जैसे ही इसको एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये डिफरेंट आयंस आपको देगा। तो क्या है, सॉलिड स्टेट में स्टेबल है, लेकिन जैसे ही एक्वस मीडियम में जा रहा है, जैसे ही एक्वस मीडियम में जा रहा है तो ये जितने भी इस सॉल्ट के कंस्टिट्यूएंट आयन है, जो आपको आयंस नजर आ रहे हैं, ये सब सॉल्यूशंस के आपके अंदर मिल जाएंगे। तो सच टाइप्स ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड डबल सॉल्ट। क्या बताते हैं, डबल सॉल्ट। चलो नाउ मूव करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम डिफरेंट तरीके से अभी डिफाइन करेंगे। जैसे अभी डेफिनेशन इसको देख लेते हैं। ओके, तो ये जो एग्जांपल है, ये है किसका एग्जांपल, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो एडिशन कंपाउंड्स होते हैं which are stable both in their solid phase, solid state as well as in their dissolved state। यानी ये जो कंपाउंड होते हैं जब इनको किसी मीडियम में डिसॉल्व करते हैं ना, तो उसके बाद भी अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं, अब देखो मैं बताता हूं कैसे। अब ये एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, एडिशन कंपाउंड्स का। तो इस एडिशन कंपाउंड को जैसे ही आपने एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किया तो ये दो आयंस में देखो, केवल दो आयंस में देखो। ओके, ये ब्रेक हुआ K पॉजिटिव एंड नेक्स्ट AgCN का होल टू 1 नेगेटिव। अब देखा जाए तो आप लोग भी सोच रहे होंगे, हर किसी को सोचना चाहिए कि ये जो कंपाउंड है इसको एक्वस मीडियम में जाने के बाद एक K पॉजिटिव आयन, एक Ag पॉजिटिव आयन और एक नेक्स्ट Cn नेगेटिव आयन, यानी इसको सॉल्यूशन में 3 आयंस देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने सॉल्यूशन में केवल 2 ही आयंस दिए। ये जो टोटल है, जो AgCN का होल टू 1 नेगेटिव है, ये एक टोटल का, ये पूरा एक सिंगल एंटिटी होगी, एक सिंगल सिस्टम है, पूरा का पूरा सिंगल सिस्टम है। और इस पूरे सिंगल आयन को, ये जो पूरा एक ही है, ये पूरा एक आयन है, दिस आयन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स आयन। कौन सा आयन है बताओ, कॉम्प्लेक्स आयन। यानी जैसे ये कंपाउंड, ये एडिशन कंपाउंड सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो इसमें केवल 2 ही आयंस होंगे। एक कौन सा आयन होगा, पोटेशियम आयन, और ये पूरा का पूरा एक सिंगल आयन होगा, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स आयन। ये कौन सा आयन कहलाता है, कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है। तो आप देखिए कि इस कंपाउंड को सॉलिड स्टेट तो स्टेबल है, एक्वस मीडियम में लाने के बाद भी इसने अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया, ये जैसा पहले था अभी भी ये वैसा ही है। तो such types of compound are called coordination compounds। तो अगर आप coordination compounds और डबल सॉल्ट में डिफरेंट करना चाहते हो तो इसके लिए एक सिंपल तरीका होता है कि जब कभी भी coordination compounds को लिखते हैं तो इसमें हमेशा जो सिंगल एंटिटी होती है, जो एक सिंगल सिस्टम है, एक अकेला सिस्टम है, उसको हमेशा इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। एंड दैट स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रहा होगा, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके लिए हम क्या करते हैं बताओ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, अब ये तो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन बताई ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन कंपाउंड। ऑन द बेसिस ऑफ क्या बताई, एडिशन कंपाउंड बताई। अब हम आपको दोबारा से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन बताएंगे, लेकिन वो बताएंगे आपको स्ट्रक्चरली बताएंगे। कैसे बताएंगे, स्ट्रक्चरली। तो स्ट्रक्चरली के लिए मैं ये एग्जांपल ले सकता हूं, लेकिन मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, थोड़ा चीजें आसान हो जाएंगी। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया CuNH3 का होल 4SO4। देखो, तो जैसे ही आपको नजर आया, स्क्वायर ब्रैकेट नजर आया, तो आप समझ जाना दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड and this square bracket is known as coordination sphere। और ये पूरा का पूरा अगर ये डिसोसिएट होगा, देखो ये भी आपको बताना चाहिए, अगर ये डिसोसिएट होगा तो अभी मैंने लेक्चर में क्या बोला था, मैंने कहा था ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये एक सिंगल एंटिटी होती है, एक सिंगल स्पीसीज। तो अगर ये ब्रेक होगा तो ये पूरा सिंगल होगा। अगर ये सिंगल होगा, CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन। अगर ये एक सिंगल स्पीसीज होगा तो सॉल्यूशन में जाने के बाद ये Cu2 पॉजिटिव आयन का कौन सा टेस्ट नहीं देगा, ये Cu2 पॉजिटिव आयन का क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं देगा, ये उसका टेस्ट नहीं देगा। ओके, मूव करते हैं। तो ये हम लोगों के पास एक एडिशन कंपाउंड है
जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह रहे हैं। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर मैं स्ट्रक्चरली देखूं तो ये पूरा सिंगल है, तो सिंगल है तो इसको मैं सिंगल ही बनाऊंगा। आप देखो एक सिंगल ही फॉर्म किया मैंने इसको। सेंटर में कौन है? Cu2 पॉजिटिव आयन है और इसके साथ कौन है? अमोनिया है। इसके साथ कौन है बताओ? अमोनिया है। तो अमोनिया यहां पर क्या कर रहे हैं? अमोनिया यहां पर जो ये Cu2 पॉजिटिव आयन आपको नजर आ रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं थ्रू कोऑर्डिनेट। देखो आपको दिख रहा है ये सब के सब यहां इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू दे रहे हैं? एरो। तो ये एरो किसको रिप्रेजेंट करता है? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। ओके, तो चार्ज आप यहां पर दिखाओ, बाहर पे दिखाओ, कोई इशू नहीं है। इस कंपाउंड में कोई इशू नहीं है और ये बाहर पे हो गया। तो हम लोगों ने ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था इसका स्ट्रक्चर समझा। अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन क्या करेंगे? स्ट्रक्चरली करेंगे और हमेशा हर होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोस कंपाउंड, coordination compound are those compound in which a central metal atom or center metal atom और center metal ion, देखो नाम बोल रहा है सेंट्रल, यानी जो सेंटर में होगा। तो कौन है सेंटर में? सेंटर में कॉपर है। तो दिस इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम। किसी केस में एटम भी हो सकता है और किसी केस में आयन हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोस कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल ठीक है आयन is surrounded by a number of negatively charged or neutral molecule, और जो ये नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं these are called ligands, इन्हें ligands कहते हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें सेंट्रल एटम बहुत सारे लीगेंड यानी वो स्पीसीज जो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा थ्रू कोऑर्डिनेट। तो सेंट्रल एटम कौन है? कॉपर है। लीगेंड यानी लीगेंड कौन है? लीगेंड होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ओके, अगर हम इसको थोड़ा सा लुईस एसिड और बेस के अकॉर्डिंग देखें तो जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं दीज आर लुईस एसिड्स, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं। और जो ये लीगेंड्स है, लीगेंड हमने एक नया टर्म यूज किया है। तो नया टर्म हमने यूज किया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। वैसे आप इसको कहीं भी टर्म यूज कर सकते हो, मैं इसको वर्ड का यूज कर रहा हूं कोऑर्डिनेट कंपाउंड में। और अगर मैं इन जनरल कहूंगा तो लीगेंड्स आर लुईस बेस। तो लीगेंड का क्या काम होता है? लीगेंड का काम होता है सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना थ्रू कोऑर्डिनेट। थ्रू क्या? कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये है नेक्स्ट डेफिनेशन। किसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है बताओ? ये नेक्स्ट डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा याद रखना कि आर दोस कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम, यानी उनके सेंटर में कोई एक एटम होगा जो बहुत सारे नेगेटिव या न्यूट्रल स्पीसीज से सराउंडेड होगा। और वो जो नेगेटिव और न्यूट्रल स्पीसीज हैं, जैसे अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, ये थोड़ा नीचे बन रखा है, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा बीच में दिखाते हैं आपको कोऑर्डिनेशन को। ये Cu2 पॉजिटिव है, ये सराउंडेड है। अभी ये कितने अमोनिया, अब अमोनिया मत बोलो, आप लीगेंड्स बोलो, तो कितने लीगेंड से सराउंडेड है? कितने लीगेंड से सराउंडेड है? ये सराउंडेड है बाय 4 लीगेंड। तो दिस इज नोन एज, इसको हम लोगों ने क्या बोला? इसको हमने बोला सेंट्रल मेटल एटम या ऑब्लिक आयन, और दिस इज नोन एज लीगेंड। ये हम लोग का लीगेंड है। तो लीगेंड का काम होगा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना। किसको डोनेट करना? सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम जो है, इसकी प्रॉपर्टी हमेशा होनी चाहिए कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। इसके पास हमेशा क्या होने चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, ताकि अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसको अपने पास ये अकोमोडेट कर सके। ओके, तो ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स है जो हम टर्म यूज कर रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल और बनाऊं अगर आपके लिए, K4FeCN का फोर्सेस। ओके, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो गया है। क्यों इजी हो गया है? क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, मैंने अभी आपको क्या कहा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनको हमेशा ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और अगर सपोज करो कहीं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रखा है, तो जैसे जैसे आप ये लेक्चर पढ़ोगे तो आप लोग इतने एग्जांपल्स के साथ फैमिलियर होंगे, आपकी इतनी अच्छी कमांड होगी कि आप देखते ही बता दोगे कि दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और दिस इज क्या, डबल सॉल्ट। वो डिपेंड नहीं करता, मतलब उससे ज्यादा मैटर नहीं करता। तो मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने आपको क्या कहा, जब ये ब्रेक होगा तो ये एक सिंगल एंटिटी होगी, एक सिंगल एंटिटी होगी। तो ये कैसे ब्रेक होगा, एक ब्रेक होगा K पॉजिटिव पोटेशियम आयन, और एक सेकंड ये ब्रेक होगा किसके फॉर्म में, FeCN का होल 6, ये हो जाएगा आप लोगों का 4 नेगेटिव आयन। तो इसमें एक K पॉजिटिव आयन और ये पूरा सिंगल होता है, ये सिंगल होता है। ओके, ये कैसे कंफर्म हुआ कि ये पूरा एक सिंगल ही है, वो ऐसे कंफर्म हुआ कि अगर इस कंपाउंड को मैं देखूंगा तो होने के लिए तो इसमें K पॉजिटिव है, इसमें एक Fe2 पॉजिटिव आयन भी है, Cn नेगेटिव आयन भी है। लेकिन अगर मैं इसका टेस्ट करूं, इसका क्वालिटेटिव टेस्ट करूं, तो मुझे केवल पॉजिटिव टेस्ट मिलता है पोटेशियम आयन। मुझे पॉजिटिव टेस्ट ना तो Fe2 पॉजिटिव के लिए मिलता है, ना तो मुझे पॉजिटिव टेस्ट Cn नेगेटिव आयन के लिए मिलता है। तो ये दो आयन इसमें प्रेजेंट होके भी नहीं है, यानी है लेकिन फिर भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों आयन जो है ये एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं, एक सिंगल सिस्टम बना रहे हैं, एक सिंगल एंटिटी बना रहे हैं। और ये जो सिंगल एंटिटी है, जो सिंगल चीज है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। देखिए पूरा एक ही आयन है, पूरा अलग अलग आयन नहीं, ये सिंगल आयन है। दिस आयन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, तो जब कभी भी आप कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे तो कॉम्प्लेक्स आयन में केवल कोऑर्डिनेशन जो ये स्फीयर बना रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, केवल इसी के अंदर की चीज आती है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, इस कॉम्प्लेक्स आयन पे आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, इसमें नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अभी आप जो देख रहे हो, मैंने एग्जांपल कौन सा बनाया है, नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल बनाया है। तो दिस इज नोन एज, इसका अगर नेगेटिव का एग्जांपल है तो दिस इज नोन एज नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। जैसे FeCN का होल 6 4 नेगेटिव हो गया, या फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था AgCN का होल 2 1 नेगेटिव। देखो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे, इस पूरे आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज, पूरा एक ही आयन है, सिंगल आयन है, तो दिस इज नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। इन पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है किसी किसी केस में, जैसे CuNH3 का होल 6 2 पॉजिटिव। देखो पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो दीज आर नोन एज, इनको हम लोग बोलते हैं, अगर मैं आपको इसको यहां दिखाऊं तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। तो जो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है उसका एग्जांपल क्या हो गया, CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव। देखो ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस इज नोन एज पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो FeH2 का होल 6 3 पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। ओके, किसी किसी केस में जो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल भी होते हैं, इसको ख्याल रखना। कॉम्प्लेक्स अगर न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आपके वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके कोई चार्ज नहीं होगा। और इसका सबसे कॉमन सा एग्जांपल है NiCO का होल 4। तो देखो अगर मैं NiCO के होल 4 में आपसे बोलूं सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम, तो बहुत सिंपल है, सेंट्रल एटम यानी जो सेंटर में है, तो कौन सेंटर में होगा, निकेल। और लिगेंड कौन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज नोन एज कार्बोनेल। ओके, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये निकेल कार्बोनेल्स होते हैं, तो ये न्यूट्रल है। इसके अलावा FeCO का होल 5, दीज आर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो अगर आप देखोगे तो आप, मुझे लगता है कि शायद आपको थोड़ा सा नॉलेज हो गई है कि आप एक्चुअली इस पूरे के पूरे जो आपका ह्यूज वीडियो का पूरा एक ग्रुप बनने वाला है, बहुत सारे पार्ट्स बनने वाले हैं, उसका एक जो छोटा पार्ट है, इसमें आपको ये एटलीस्ट इतना तो आइडिया होगा कि आप किन कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हैं, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हैं। देखो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, इनका हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। नाम सुना होगा आपने, क्लोरोफिल सुना होगा, तो क्लोरोफिल जो होता है वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, और उसमें जो सेंट्रल एटम होता है, उसमें जो कौन होता है, सेंट्रल एटम होता है, वो मैग्नीशियम आयन होता है। हीमोग्लोबिन भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका जो सेंट्रल एटम होता है वो Fe2 पॉजिटिव होता है।
तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका वास्ट बहुत ज्यादा वास्ट क्या है एप्लीकेशंस है, ठीक है। चाहे वो आपका मेडिसिनल में है, चाहे वो इंडस्ट्रियल में है, ठीक है, हर जगह इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, तो मैं लास्ट टाइम आपको रिपीट कर देता हूं कि जो एडिशन कंपाउंड्स है, यानी कंपाउंड भी आपस में मिलके कंपाउंड बना रहे हैं। ओके, और एडिशन कंपाउंड दो टाइप के हैं, एक है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट वो है जो सॉलिड स्टेट में तो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रख रहा है, अपने आप एक इंटैक्ट है, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो जितने आयंस है वो सब आयंस में डिसोसिएट। ओके, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो है जो सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल है और जब उसको किसी एक्वस मीडियम में या सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो उसके बाद भी वो अपनी आइडेंटिटी को क्या रख रहा है, रिटेन रख रहा है। ये K4FeCl का होल 6 है। जैसे इसको मीडियम में डाला तो इसने केवल 2 आयंस दिए, एक्चुअली मिलने 3 आयंस दिए थे, लेकिन आयंस कितने मिले, केवल 2 मिले। कौन कौन से मिले, एक K पॉजिटिव और एक FeCl का होल 6। तो ये जो सिंगल आयन आपको मिला, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आयन व्हिच मे बी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, which may be negative charge, negative complex, or in some cases it might be neutral और वो neutral complex होते हैं। स्ट्रक्चरली डेफिनेशन क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी जिनको एक डब्बे में लिखा है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, यानी जहां भी आपको डब्बा नजर आता है आप समझ जाओ दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और वो जो डब्बा है, जो हमने डब्बा बोला आपको स्क्वायर ब्रैकेट, उसके सेंटर में, बीच में कौन होगा, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन होगा, और वो बहुत सारे किससे, लीगेंड से सराउंडेड होगा। और वो लीगेंड क्या है, लीगेंड है लुईस बेस, लीगेंड है आपके वो मॉलिक्यूल या वो आयन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। किसको डोनेट करेंगे, सेंट्रल एटम को करेंगे, ये सेंट्रल एटम को करेंगे, और किसके थ्रू करेंगे, वो करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू करेंगे। तो ये एक अदर डेफिनेशन होगी, किसकी डेफिनेशन होगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो ये हमारा पहला वीडियो इस टॉपिक का एंड होता है, फिर हम इसको बाद में और धीरे धीरे अब इसमें सभी वीडियो को हम करेंगे, ठीक है, कवर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और बाकी सब वीडियो भी देखना अगर आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक बहुत अच्छी कमांड चाहिए। ओके, बाय।